हेलो एवरीवन, मैं आपका स्वागत करती हूँ सीयूईटी हिंदी हब में। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं वर्ण विचार के एमसीक्यूज के बारे में। 2 सेशंस में हमने वर्ण विचार को पढ़ा है। आज के सेशन में हम एमसीक्यूज लगाएंगे और देखेंगे कि हमारा कौन सा क्वेश्चन जो है किस सेक्शन से बन रहा है, यानी अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारी चीजें हमारी एक बार क्लियर हो जाएंगी। और क्लियर हो जाएंगी तो फिर ये वाला चैप्टर भी आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर होने का मतलब समझ में आना, क्लियर होने का ये मतलब नहीं कि दिमाग से क्लियर हो जाना। पहला सवाल, हिंदी शब्दकोश में य का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो च, छ, ज, झ, इय। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? छ दूसरे नंबर पे आता तो होगा नहीं, त्र होगा नहीं, ज्ञ होगा नहीं, तो बचा क्या आपका? झ, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शब्दकोश में सही शब्द क्रम चुनिए। अब आपके दिमाग में आएगा कि सही शब्द क्रम वाला सवाल यहाँ क्यों आ रहा है? तो सिंपल सा फंडा है, हमने कल जब बात करी थी तो हमने वर्ण विच्छेद की भी बात की थी। तो वर्ण विच्छेद का मतलब, और मात्राओं की भी बात की थी। वर्ण विच्छेद का मतलब यही हुआ कि हमने वर्ण को तोड़ा था कि कौन सा वर्ण पहले आता है, साथ ही साथ हमने मात्राओं को भी जाना था और उसके सीक्वेंस को भी जाना था। तो जब हम मात्राओं और सीक्वेंस की बात कर रहे हैं और वर्ण विचार की बात कर रहे हैं, तो ठीक उसी तरीके से हमें ये भी एक दो सवाल देख लेने चाहिए। अब देखो यहाँ पे न और म, ठीक है, प, फ, ब, भ, म, ठीक है, और त, थ, द, ध, न, ठीक। और उसके बाद ये नीलम, तो ये क्या है? नलिनी, मलिनी और नीलम। सबसे पहले अगर शुरू करना होगा, न से शुरू हो रहा है तो ये क्या होना चाहिए? इसके बाद न आना चाहिए, म नहीं। और अगर म से शुरू हो रहा है तो उसके बाद बाकी सारी चीजें आनी चाहिए। तो सबसे पहले तो ये सीक्वेंस इसका गलत हो जाता है, क्योंकि आपके वर्ण क्या है? गलत सीक्वेंस में आ रहे हैं। तो पहले ये वाला ऑप्शन आपका खत्म। अब बात कर लेते हैं पवन, पंकज और पंच। ठीक है, अब यहाँ पे व आ रहा है। प के बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पे अनुस्वार वाले जो हैं वो पहले आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि ये दोनों आगे आने चाहिए थे। दूसरा, व की जगह पे इस क वाले को पहले आगे आना चाहिए था, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो जाता है। अब आते हैं तीसरे पे, तो यहाँ पे का की मात्रा के बाद ये जो है कु की मात्रा आनी चाहिए, को की मात्रा नहीं आनी चाहिए। क्योंकि हम जब लिखते हैं, जब हम अपने स्वर की बात करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ना अ, आ, ई, बड़ी, उसके बाद हमारा री, फिर ऊ, बड़ा ऊ, फिर री, फिर हमारा ए ओ और औ। ठीक है, अब यहाँ पे हमने जब सीक्वेंस लिखा तो सीक्वेंस में क्या है? पहले हमारा अ आता है, उसके बाद हमारी आ की मात्रा आती है, फिर हमारी छोटी ई आती है, फिर हमारी बड़ी ई आती है। तो ठीक उसी तरीके से जब हम यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आ की मात्रा के बाद आपका ओ की मात्रा नहीं, ऊ की मात्रा आनी चाहिए। सबसे पहले कौन सी मात्रा आएगी? ऊ की, उसके बाद ओ आता है, यानी ये ऑप्शन भी गलत हो गया। जब आपके 3 ऑप्शन गलत हो गए तो बचा क्या? बचा आपका ऑप्शन सी, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? मात्राएं कितनी प्रकार की होती हैं? मात्राएं कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 5 और 7। तो सिंपल सा एक बात बताओ, हमने स्वर को कहा कि ये क्या है? मात्रा है। ठीक है, स्वर के हमने 2 हिस्से किए। कौन कौन से बच्चे? एक होता है ह्रस्व और दूसरा हमने कहा दीर्घ। जब ह्रस्व और दीर्घ हुआ तो मात्राएं भी कितनी हो जाएंगी? 2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? अब हमने सबसे पहले क्या कहा कि हमारे पास स्वर कितने होते हैं? 11। स्वर की संख्या कितनी है? 11 है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, बात किया जाए दीर्घ स्वर की, ठीक, तो हमने कहा था कि ह्रस्व होता है और दीर्घ होता है। ठीक है, अब ह्रस्व में हमने कहा कि 4 होता है, जिसे हम मूल कहते हैं, अ, ई, उ और री। ठीक है, जब ये 4 हो गए तो बचा कितना बच्चे? तो बच गया आपका 7। तो यानी कि आ, बड़ी, बड़ा ऊ, ए ओ और औ, ये किस में आ जाते हैं? तो ये आपके हो जाते हैं दीर्घ स्वर। तो कितने हो गए? 7। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्श्विक वर्ण किसे कहते हैं? कल बताया था कि जब उच्चारण के दौरान मुख के दोनों ओर से वायु निकलते हैं तो उसे हम पार्श्विक वर्ण कहते हैं। और वो क्या होता है? आपका ऑप्शन जो है डी, ल को कहते हैं पार्श्विक वर्ण। इन दोनों को कहते हैं अर्धस्वर। ठीक,
और र को कहते हैं प्रकंपित। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? 6, 2, 4 और 3। मूल स्वर बोला गया या ह्रस्व स्वर बोला गया या लघु बोला गया तो कितने होते बच्चे? 4 होते हैं। अ, ई, उ और री। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? आपको बताना है अघोष। अघोष को मैंने बोला था कि हमेशा याद कैसे रखना है, क, ख, ग, घ और अंग, ये 5 आपके वर्ण हैं। हमने कहा था कि आगे के 2 वर्ण अ से शुरू होता है अघोष और आगे के 2 वर्ण क्या होते हैं बच्चे? आपके अघोष होते हैं। बाकी अगर बात किया जाए तो ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अगर बात किया जाए तो इसी में क्या आ जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में कौन कौन सा? स, श और स, बस 3 ये। बाकी एक ह जो है वो कहां चला जाता है? यहां। उसके बाद आपका य, र, ल, व, वो भी कहां जाता है? यहां। और उसके अलावा आपके 11 जो स्वर होते हैं वो भी कहां आ जाते हैं बच्चे? यहां। यानी कि अब यहाँ पे आप बताओ तो आगे के 2 वर्ड, तो ये ज क्या है? दूसरी जगह पे आता है खत्म। ये क्या है? चौथी जगह पे आता है खत्म। ये 5वें जगह, सॉरी ये ड है, मैं अंग देख रही थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो पहले जगह पे कौन सा आता है? तो आपका च आता है। आगे के 2 वर्ण की बात हो रही थी तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। सिंपल सा है, ये तीनों आपके कौन से बच्चे? स्पर्श हैं। ठीक है, और ये क्या है? आपका संयुक्त है, ज्ञ है। ज धन इया का योग होगा तो क्या बन जाएगा? ज्ञ बन जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑब्वियसली कितनी होती है? 11। ये बताने वाली चीज तो है नहीं, आगे अगर ऐसा कोई सवाल मिला तो ऑब्वियसली स्किप मारेंगे। निम्नलिखित में से कौन से मूर्धन्य व्यंजन है? अब आपको बताना है मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है। कल बड़े प्यार से बताया था मैंने, अब आपको बस उसे रिकॉल करना है। अगर देखा जाए, कवर्ग है, ये क्या है? पवर्ग है, ये क्या है? चवर्ग है, और ये क्या है? टवर्ग है। कवर्ग किससे होता है बेटा? तो कंठ से होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पवर्ग किससे होता है? तो ओष्ठ से होता है। ठीक, चवर्ग किससे होता है? तो हम कहते हैं तालु से होता है। तो क्या बचा? ये मूर्धन्य क्या हुआ? तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ये पहली बार बता रही हूं, आगे अगर आया प्रोनाउंसिएशन वाला तो नहीं बताऊंगी। ठीक, अब आपको मैच करना है। तो कल हमने बात की थी, अगर देखा जाए तो मान लो ये पहली बार सुन रहे हो तुम, आपको नहीं समझ आ रहा है, कोई बात नहीं, बाकी 3 ऑप्शंस तो सुना है ना। पार्श्विक किसे कहते हैं? तो ल को कहते हैं। अर्धस्वर किसको कहते हैं? तो य को कहते हैं। स्पर्श किसको कहेंगे? तो प को कहेंगे। और अगर देखा जाए तो ये लुंठित जो होता है वही आपका र होता है, जिसे प्रकंपित भी कहते हैं। तो पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? आपको बताना है इन चारों में से कौन सा एक ऐसा शब्द है जिसमें र व्यंजन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो अगर मैं बात करूं मात्र, मात्र में बेटा त है और उसके बाद र है, तभी ये त्र बनता है। त आधा र पूरा। ठीक है, अगर बात किया जाए मूर्धा, मूर्धा में अगर इसका आप वर्ण विच्छेद करोगे तो ये र क्या है बेटा? अधूरा है, आधा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे क्रम, तो इस क्रम में भी क्या हो जाएगा? आपके पास र की उपस्थिति है। लेकिन अगर मैं बात करूं मातृभूमि, तो इस मातृभूमि में क्या है? मातृ, त्रि में री है, वहां पे कहीं भी आपको र की उपस्थिति नजर नहीं आएगा। अगर ये र होता तो वो ऐसे लगता, न कि आपका ऐसे लगता। जब ऐसे लगता है तो वो री होता है, र नहीं होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, श का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है, तालु है, दंत है, मूर्धा है। तो देखो कंठ तो है नहीं, ठीक, आपके 3 ऑप्शन में से हटा दिया। अब आते हैं दंत, तो हमने एक नाम रखा है तालव्य श, दंत स, मूर्धन्य स।
दंत स यानी जिसका उच्चारण करते वक्त आपका जो जिह्वा है वो कहाँ जाए, दंत में। तो आपका जो सड़क वाला स होता है, जब हम कहते हैं ना सड़क सड़क, तो आपको रियलाइज होगा कि हम कहाँ से उच्चारित करते हैं, दंत से, तो वो हो गया आपका दंत स, यानी ये हुआ नहीं। अब दो ऑप्शंस बचे, अब मुझे बताएगा कोई कि मूर्धन्य श किसे कहते हैं और दंत तालव्य श किसे कहते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो ये जो मूर्धन्य स ये तालव्य श है, षटकोण वाला श और शलजम वाला स। अब आप मेरे को बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दो ऑप्शंस आपके मैंने हटा दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अघोष वर्ण नहीं है। अघोष वर्ण फिर से आया, फिर से सेम चीज याद रखिएगा, आगे के दो वर्ण अब बताना है कि नहीं है, अघोष वर्ण नहीं है। तो त थ द ये तीसरे नंबर पे आ जाता है, प और फ दूसरे नंबर पे आता है, तो यहाँ पे क और ख दूसरे नंबर पे आ जाता है, त और थ दूसरे नंबर पे, यानी ये तीनों के तीनों क्या हैं आपके, अघोष हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो ये द क्या है आपका, अघोष नहीं है, ये क्या है आपका, सघोष है। तो जब ये सघोष है तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है आपका, ऑप्शन ए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में मूलतः वर्ण कितने होते हैं, तो ऑब्वियस है कि आपके 52 होते हैं। कितने होते हैं, 52 होते हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन थोड़े है। हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियां हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या लिखी जाती है, स्वर, व्यंजन, वर्ण और अक्षर। अगर हम बात करेंगे तो कौन सी ऐसी आपके वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, तो वो आपके कौन होते हैं बच्चे, वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध या विघ्न बाधा के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, और जिनके उच्चारण नाक और मुंह से होता है। स्वर की परिभाषा अगर आप नहीं बता पाए कि इसका सही आंसर क्या हो तो टांग तोड़ दूंगी मैं, क्योंकि स्वर को उच्चारित करने में क्या होता है क्या नहीं होता है बहुत अच्छे से समझाया है मैंने, और इससे इजी क्वेश्चन नहीं हो सकता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अग्र स्वर नहीं होता है। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस आ गया है। आपकी जो प्रोनाउंसिएशन है उस आधार पे, यानी आपका ये जो जीभ है वो आगे वाला हिस्सा, बीच वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा, उस आधार पे हम 3 तरीके से करते हैं, अग्र, पश्य और मध्य। अग्र मतलब आगे, पश्य मतलब पीछे और मध्य मतलब बीच का। अब उच्चारित करते वक्त, यानी कि जब हम उच्चारण करते हैं तो वायु का घर्षण या आपके जिह्वा में किस स्थान पे कंपन हो रहा है, उस अनुसार से इस सवाल को पूछा गया है। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है, आप इसे स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपको इसका आंसर पता है तो बता देना, और अगर आप इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो कि हाँ इस बारे में भी मैं आपको बताऊं तो भी बता देना, फिर हम एक बार आराम से इसको भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एक होता है, उसके बाद जिस तरीके से हमने बोला जिह्वा के आधार पे, उसी तरह का ओष्ठ के आधार पे भी होता है, यानी कि अगर हम बात करें अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार, विवृत, तो ये उसके आधार पे भी होता है। तो अगर ये वाला सेक्शन में पढ़ना है, हालांकि आपके एग्जाम में इससे आते नहीं है और इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं, बट अगर पढ़ना है तो हम एक बार बता दीजिएगा, हम वो भी पढ़ा देंगे, ठीक है। हिंदी वर्णमाला में अंग और अह क्या होते हैं, ये ऐसे 2 वर्ण हैं, इसे हम अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं, और इन दोनों वर्णों को कहाँ रखा गया है, स्वर से हटाकर, तो अयोगवाह में रखा गया है। इसका सही आंसर क्या होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता वो कहलाते हैं। जब अगर हम बात करेंगे तो हस्व स्वर सबसे कम समय लगता है, जब उससे दुगना समय लगता है तो दीर्घ कहते हैं, और दीर्घ से ज्यादा समय लगता है तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चे, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। कौन सा स्वर कहते हैं, प्लुप्त स्वर कहते हैं। मूल स्वर अगर बात करा जाए तो अ, ई, उ और री। संयुक्त स्वर की अगर बात किया जाए तो हमने क्या देखा था, ए, ये होमवर्क भी दिया था आपको, अगर याद होगा तो अच्छी बात है। चले, और अयोगवाह में आपके कौन कौन से आ जाते हैं, तो आपके अंग और आ जो पीछे अभी गए हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है, अ, उ, ए और इया। तो ऑब्वियस है कि आपका इया जो है वो स्वर नहीं है। इसका आंसर क्यों दिया मैंने, मार्क करने के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं बताना था। निम्नलिखित में से एक स्पर्श व्यंजन है, श, छ, ल और ह। क्या इसमें कोई डाउट है, यहाँ पे कहा जा रहा है एक स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। अब अगर देखा जाए तो श, ल, ह, ये श किस में आ जाता है, उष्म व्यंजन में,
और ये ल और ह, ये ह भी किस में आ जाता है, उष्म व्यंजन में। ये ल किस में आ जाता है, अंतस्थ व्यंजन में। तो स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत कौन आएगा, छ, यानी ऑप्शन आपका बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, हिंदी व्याकरण के अंतिम पंचाक्षरों का उच्चारण स्थान क्या है, अनुनासिक, कंठ, ताल्य और मूर्धा। तो जब हम पंचाक्षरों का उच्चारण करते हैं तो हम अपने नाक से करते हैं, इसलिए उसे अनुनासिक कहा जाता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अंतस्थ व्यंजन है श, स, ह, छ, त्र, ज्ञ, अंग, अ, य, र, ल, व। तो अंतस्थ व्यंजन क्या है बच्चे, य, र, ल, व, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट श, श और ह व्यंजन है उच्छिप्त, उष्म, स्पर्श और संयुक्त। ये नहीं बताऊंगी, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, तो इस बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी तुरंत जो पिछला क्वेश्चन गया था उसके बोर्ड पे लिखा था, तो ऑब्वियसली ये आप बताएंगे। ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बनता है। अभी थोड़ी देर पहले जब हमने शुरुआत करी थी तब मैंने बात करी थी और मैंने बताया था कि किससे बनता है, तो ज और इया से बनता है। अब मैंने ये तो बता दिया कि ज और इया से बनता है, ये दो ऑप्शंस खत्म हो गए। अब बच्चे आपके पास दो ऑप्शन, अब आपको बताना है कि ज अधूरा होता है या फिर, यानी ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी। इससे समझ में आएगा कि कितने ध्यान से आपको ये बात पता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप पीछे जाके देखोगे या फिर आपने क्लास भी ध्यान से देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। बट हाँ, ऑब्वियस है कि ये सारी छोटी छोटी चीजें याद रहनी चाहिए। छत्र ज्ञ की गणना स्वतंत्र वर्णों में नहीं होती क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। इनका प्रयोग केवल तत्सम शब्दों में ही होता है। ये व्यंजन अर्धस्वर माने गए हैं या पूर्णतः स्वतंत्र व्यंजन है। इनका इसलिए स्वतंत्र वर्ण की रूप में गणना नहीं होता क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है, दो व्यंजनों के योग से बनते हैं। दो व्यंजन जब आपस में मिलते हैं तब इनका निर्माण होता है, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है, यानी स्वर रहित र का मतलब ये हुआ कि जिसमें क्या है, आपके र के साथ अ की मौजूदगी नहीं, यानी कि ये र पूरा नहीं है। इन चारों ऑप्शन में से एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये र जो है वो पूरा नहीं है। तो अगर मैं बात करूं त्र की, तो त्र का निर्माण होता है, पीछे मैंने बताया था, त के साथ र। ठीक है, और वहीं पे अगर ट्रक की बात किया जाए तो मैंने अभी कल आपको बताया था कि जब आपका वर्ण मौजूद होता है तो उसके बाद र क्या होता है, वो पूरा होता है। यानी कि अगर व्यंजन की बात किया जाए, व्यंजन आगे आ रहा है तो ये जो नीचे लगेगा ये क्या है, र आपका पूरा है, ये अधूरा नहीं है। लेकिन यहीं पे निर्माण क्या है, जब व्यंजन के पहले आएगा तो क्या हो जाएगा वो, अगर यहाँ पे आर र जो है वो क्या होगा, उसके बाद अगर कोई व्यंजन मौजूद होता है और पहले भी व्यंजन होता है तो वो अधूरा होता है। और हमेशा याद रखना, अधूरा र ऊपर जाएगा अगर टवर्ग नहीं है तो। ठीक है, टवर्ग नहीं है तो ये टवर्ग में आपका क्या होगा, पूरा होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें पवर्ग, तो पवर्ग में भी कहाँ जाता है, वो नीचे जाता है। या फिर अगर हम बात करें जिसमें भी आपको ये आधार मिल जाए, जहां पे ये लग सके, तो वहां पे भी आपका र क्या होता है, ये आपका र पूरा होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अब आपको बताना है कि इन सारे में से अल्प प्राण कौन सा है। इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, अल्प प्राण वर्ण कौन सा है पूछा गया है। अल्प प्राण और महाप्राण को थोड़ा सा बता देते हो फिर बात करते हैं, जैसे क, ख, ग, घ और अंग। ठीक है, अब अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा। ठीक है, साथ ही साथ हमारा क्या होता है, अंतस्थ व्यंजन। ठीक, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है, स्वर। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कहा जा रहा है कि कौन सा आपका अल्प प्राण है। तो यहाँ पे देखा जाए तो ये भी आपका अल्प प्राण है। ओके, और देखा जाए तो ये भी आपका अल्प प्राण है, यानी कि ये दोनों के दोनों ऑप्शन क्या है बच्चे, आपके अल्प प्राण के अंतर्गत आ जाएंगे। अगर यहाँ पे ग की जगह मैं ख कर दूं तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप क्या कर लीजिए, इसको वैसे ही कर लीजिए, इस ग की जगह पे क्या लिखिए, ख लिख लीजिए। अब क्या हो जाएगा, ये आपका एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको अल्प प्राण मिल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है। ये वाला सवाल जो है आप करेंगे, क्यों, क्योंकि मैं आपको बताती हूँ। एक वर्ण है आपके पास, ठीक है,
इस वर्ण के सारे संयोगों को देखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पहला वाला ऑप्शन सॉल्व करके बताती हूँ कि क्या ये सही है या नहीं। यहाँ पे कहा गया है ना, निम्नलिखित में से कौन सी बात गलत है, यानी इन चारों में से कोई एक है जो गलत है, बाकी तीन सही है। अब पहले वाले ऑप्शन के लिए मैं बात कर देती हूँ, तो त, थ, द, ध कितने नंबर पे आया? चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे आए तो क्या है ये? महाप्राण। साथ ही साथ क्या हो जाएगा? सघोष। ठीक, अब यहाँ पे महाप्राण है, सघोष है, और जब इसे उच्चारित करते तो कैसे करते हैं? हम करते हैं ना त, थ, द, ध, न, यानी दंत से। तो यानी ये बात आपकी सत्य है, सही है, यानी कि ये ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा। अब बाकियों को भी आप ऐसे ही परखोगे कि कौन सा है। ये करने के लिए इसलिए दे रही हूं क्योंकि आप जब करोगे तो अल्प प्राण और महाप्राण बार बार बीच बीच में आएगा, और जब आएगा तो आप खुद से इस चीज को क्लियर कर लोगे कि अल्प प्राण कहाँ होता है, महाप्राण कहाँ होता है। अल्प प्राण और महाप्राण को याद करना ऐसा नहीं है कि रट लोगे तो सही हो जाएगा। अल्प प्राण और महाप्राण एक बार दिमाग में सेट हो गया तो वो फिर सही हो जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से महाप्राण ध्वनि नहीं है। महाप्राण ध्वनि नहीं होने के लिए क्या होना चाहिए? आपका पहला, तीसरा और पांचवा होना चाहिए। महाप्राण ध्वनि होने के लिए आपको क्या होना चाहिए? तो दूसरा और चौथा। तो अगर देखा जाए तो आपका ये दूसरा है, ठीक है। उसके बाद अगर आपका देखा जाए तो ये क्या है? आपका चौथा है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो क भी अल्प प्राण है और य भी अल्प प्राण है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे य को हम ख बना देंगे। ठीक है, ख बन गया तो आपका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि अल्प प्राण ये महाप्राण हो जाता है ख। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अ, ज, ह और स। आपको बताना है अघोष वर्ण। अघोष बोले तो आगे के दो। साथ ही साथ हमने अघोष में क्या पढ़ा था? तो हमने कहा था कि अघोष में आपके श, श और स आते हैं। ठीक है, तो आगे के दो ये स्वर आपका सघोष हो जाता है। ठीक है, च, छ, ज। तो अब ये ज किस नंबर पे आ रहा है बेटा? तीसरे नंबर पे। तो ये ऑप्शन भी आपका चला गया। ह हमें ऑलरेडी पता है कि वो क्या हो जाता है? सघोष हो जाता है। तो बचा क्या? आपका ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इनको आपको बताना है कि कौन सा इन चारों में से एक आपका मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो आ जो है अ धन अ से बना है। मूल दीर्घ स्वर का मतलब ये है जो अपने ही वर्ण से बनते हैं। सजातीय वर्ण से जब बनते हैं तो मूल दीर्घ स्वर होते हैं, विजातीय वर्ण से बनते हैं तो संयुक्त स्वर हो जाते हैं। तो यहाँ पे ई किससे बना है? ई और ई से। ऊ किससे बना है? ऊ और ऊ से। लेकिन ओ किससे बना है? तो अ धन ऊ से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, ये संयुक्त स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मैच करना है, मैच करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। ह्रस्व स्वर कौन सा है बच्चे? तो इन चारों में से आपका ह्रस्व स्वर के अंतर्गत कौन आता है? तो आपका ओ आता है। तो पहले का दूसरा। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो आपका आ आता है। संयुक्त स्वर के अंतर्गत कौन आएगा? तो ओ आ जाएगा। और विसर्ग के अंतर्गत कौन आएगा? तो अंग आ जाएगा। अब देख लो पहले का दूसरा किधर है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन आपके बी में है और कहीं है ही नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी। दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का पहला। तो सही आंसर क्या होगा? आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है? अल्प प्राण व्यंजन फिर से पूछ लिया गया। पहला, तीसरा, पांचवा। ये क्या है बेटा? दूसरा है। ये क्या है बेटा? चौथा है। और ये क्या है? दूसरा है। बचा कौन सा? ऑप्शन बी। सिंपल सा है, ऐसे ही याद कर आपके दिमाग में बैठ गया, फिर आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहला, तीसरा, पांचवा। ठीक है, निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है? अब आपसे पूछा गया घोष। सघोष और घोष एक ही होते हैं। तीसरा, चौथा, पांचवा स्वर अंतस्थ व्यंजन और ह, ये क्या होते हैं? आपके सारे के सारे आपके सघोष या अघोष होते हैं। अब देख लो च, छ, ज। ज कितने नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। क कितने नंबर पे आता है? पहले। च पहले और ट पहले। तो सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन आपका ए। बहुत इजी है, दिमाग में बस बैठा होना चाहिए, बाकी आप आराम से कर ले जाओगे। ओष्ठ वर्ण कौन सा है? अ, आ, ई और उ। अब देख लो उच्चारित करके। अ,
आ, ई, ऊ, लेकिन ऊ का उच्चारण करते ही आपके ओष्ठ क्या हो गए, गोल हो गए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाए उन वर्णों को क्या कहते हैं, अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, तो हमने बात किया था जिसमें कम वायु लगती है उसे अल्प प्राण, जहां पे श्वास बहुत ज्यादा लगती है उसे कहते हैं महाप्राण। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यरलव व्यंजनों को कहते हैं, इतनी बार मैंने बता दिया, अल्प प्राण और महाप्राण में ही इतनी बार हमने ये बात कर ली कि अब तो आपको एकदम अच्छे से याद होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ध्वनि ओष्ठ नहीं है, प, ब, म और त। उच्चारित करते ही समझ में आ जाएगा कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। जो पवर्ग है वो पवर्ग है, और जो आपका मतलब जो आपके ओष्ठ से उच्चारित होते हैं वो है, और उसके बाद जो दंत से उच्चारित होते हैं वो भी है। अब आपको आंसर पता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है, श, य, ग और ज। नासिक व्यंजन जिनके उच्चारण के वक्त ध्वनि नाक से निकलते उसे हम नासिक व्यंजन कहते हैं, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन ध्वनियों को अनुस्वार किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियां, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियां, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियां और व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियां। स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। ठीक है, यानी कि अनुस्वार का मतलब अगर देखा जाए तो क्या होगा, वो स्वर के बाद उच्चारित होती है, हम कहते हैं अनुस्वार और विसर्ग। तो ये क्या है, तो ये क्या होगा, आपके स्वर के बाद आएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट, ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है, तालव्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ और कंठोष्ठ। तो जब हम ओ का उच्चारण करते हैं तो क्या तालु से होता है, ओ नहीं। क्या मूर्धा से होता है, ओ नहीं। कंठ दंत से होता नहीं है, तो बचा क्या, कंठोष्ठ, यानी कंठ और ओष्ठ से, ओ औ। क्या हुआ, आपकी क्रिया कहाँ हुई, यहाँ हुई, और ध्वनि कहाँ से निकली, यहाँ से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि दोनों कथन सत्य हैं, असत्य हैं, पहला सत्य है या दूसरा असत्य है। ठीक है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता के किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। ठीक है, चलिए, स्वर वर्णों की संख्या 33 है। अब आपको बताना है दोनों कथन सत्य है, दोनों कथन असत्य है, कथन पहला सत्य है लेकिन कथन दूसरा असत्य है, कथन पहला असत्य है लेकिन कथन दूसरा सत्य है। तो बात करें तो पहला वाला सत्य है और स्वरों की संख्या आपकी 33 नहीं, कितना बच्चे, 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जहां पे पहला सत्य और दूसरा असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये ऐसे स्वर हैं जिन्हें बोलने पर समय एवं शक्ति कम लगती है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है, ये 4 होते हैं, अ, आ, ई और री। अब अगर देखा जाए तो पहला कथन तो बात सही की, जिनके उच्चारण में समय क्या लगता है, कम लगता है। अब यहाँ पे पहले कथन सत्य वाले देखेंगे तो हमारा ऑप्शन सी तो वैसे, डी तो वैसे ही चला गया। अब आते हैं, ये 4 होते हैं, बात तो सही है, लेकिन अ के बाद आ नहीं होता है, ऊ होता है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, आपका पहला सत्य है, दूसरा असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से श्वास वायु कम मात्रा में बाहर आती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। ये बात सही है, कम मात्रा में जब श्वास मुख से बाहर निकलते हैं उसे हम अल्प प्राण कहते हैं। ठीक है, वर्गों के प्रथम, तृतीय, पंचम वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण कहलाते हैं। अब हमने बात तो किया था ऐसा ही कुछ। अब यहाँ पे इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, अल्प प्राण में बार बार मैंने आपको बताया क्या क्या आते हैं, कौन कौन से आ जाएंगे। अब आप जितनी चीजें मैं पीछे अल्प प्राण के बारे में बता के आई हूँ उसको रिकॉल करके, और एक क्वेश्चन ऐसा वाला रीजनिंग और असर्शन वाला आपको होमवर्क दिया है ताकि आप इसका आंसर करें। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताना कि इसका सही आंसर क्या होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्प प्राण नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा ऐसा है जो अल्प प्राण नहीं है।
तो अब देखो अल्प प्राण फिर से आ रहा है, अल्प प्राण पीछे नहीं छोड़ना चाहता, पहला तीसरा पांचवा, तो ये च तो है भैया अल्प प्राण। अब देखो ए कहाँ कहाँ पे है, तो दो ऑप्शंस तो आपके ऐसे ही खत्म हो गए। क्यों? क्योंकि आपका च जो है वो अल्प प्राण है, हमें महाप्राण ढूंढना है। ठीक है, अब आ जाइए ग भी है। देखो बी कहाँ है, बी खत्म हो गया, तो बचा क्या आपका ऑप्शन डी। अब डी क्या कहता है, सी डी ई, सी डी ई यानी दूसरा चौथा और आपका कौन सा ऊष्म व्यंजन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये अगर देखा जाए पहला और दूसरा, तो ये क्या है, पहला और तीसरा है, ये अल्प प्राण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से घोष वर्ण का चयन कीजिए या सघोष वर्ण का चयन कीजिए। सघोष वर्ण बोला जाए या घोष वर्ण बोला जाए, तीसरा चौथा पांचवा। च छ ज किस पे आता है बेटा, तीसरे नंबर पे आता है, तो अ हमारा यानी ए ऑप्शन में होना चाहिए। दो ऑप्शंस हमारे क्या हो गए, खत्म हो गए। अब आ जाइए न, त थ द ध न किस पे आते हैं बच्चे, पांचवे पे, यानी बी होना चाहिए। चलो बी भी आ गया। अब आ जाइए क तो होता नहीं है, क किस पे आता है, पहले पे, पहला किधर आएगा, अघोष, आगे के दो अघोष, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी नहीं होगा डी, यानी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर का चयन करें। आपको क्या बताना है, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में क्या अनुस्वार आएगा, नहीं। अब देखो बी कहाँ कहाँ है, बी इसमें भी है, इसमें भी है, खत्म, दो ऑप्शंस आपके खत्म हो गए। अब देख लो यहाँ पे कि ये दीर्घ स्वर बोला है, तो सबसे पहले हम मूल दीर्घ को उठाएंगे, तो अ यानी ए होना चाहिए। तो ए कहाँ है, सिर्फ और सिर्फ पहले ऑप्शन में, दूसरे में है नहीं। यहाँ पे अ जो है ये दीर्घ नहीं संयुक्त व्यंजन माना गया है, यानी यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अयोगवाह है जो है वो क्या होता है, विसर्ग होता है, अल्प प्राण होता है, संयुक्त व्यंजन होता है और महाप्राण होता है। ये आपको बताना है कि अयोगवाह क्या होता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम ये जो आपके 50 क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। इसी के साथ हम आज का ये वीडियो भी समाप्त करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम शब्द विचार की बात करेंगे और शब्द विचार को समझेंगे। आई होप आपको वर्ण विचार का चैप्टर समझ आया हो, साथ ही साथ एमसीक्यूज भी समझ में आए हो। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको दिक्कत है या फिर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई है, ताकि हम उस पर बात कर सकें। ठीक है, तो इसी के साथ हम आज का सेशन समाप्त करेंगे। आपको क्या करना है, कमेंट करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ अपने जितने भी डाउट्स हैं या फिर जितने भी सवाल आपसे पूछे गए उनके आंसर्स भी करने हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपना ध्यान रखो। थैंक यू।